डीएनए मित्रों, याद रखिए, भारत आंदोलन प्रधान देश है लेकिन अराजक नहीं है। यहां समाज के हित से जुड़े मुद्दे को लेकर आंदोलन किए जाते हैं, अपराधियों के लिए नहीं। आज आपको यह भी जानना चाहिए कैसे हमारे देश में अगले आंदोलन की सूची यानी लिस्ट तैयार हो गई है। दिल्ली के जंतर मंतर पर सीजेपी का आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ था कि सोशल मीडिया पर एक और आंदोलन शुरू हो गया है। और यह आंदोलन किसी परीक्षा के सिस्टम या पेपर लीक के खिलाफ नहीं है। सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा यह आंदोलन आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ है। इसे रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन यानी RHA नाम दिया गया है। और जिस वक्त कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त यह आंदोलन शुरू हुआ है। इसका नाम है रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन RHA। और इसमें अभी तक 151 पोस्ट हुई हैं। यह भी इंस्टा पर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब तक लगभग 5.9 मिलियन, लगभग आप मान सकते हैं कि 60 लाख इसके फॉलोअर्स हो चुके हैं और ये एक को फॉलो कर रहे हैं। अब आप इनके नाम से ही समझ सकते हैं यह आंदोलन किस लिए शुरू किया गया है। जिस तरह कॉकरोच जनता पार्टी सोशल मीडिया पर सबसे पहले आई, उसी तरह रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन भी सोशल मीडिया पर शुरू हुआ है। जैसे कॉकरोच जनता पार्टी के साथ बड़ी संख्या में लोग जुड़े, उसी तरह रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन के साथ भी तेजी से लोग जुड़ रहे हैं। 22 जुलाई को आंदोलन का इंस्टाग्राम पेज शुरू होने के कुछ ही घंटों के भीतर इसने 10 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया। ताजा जानकारी के मुताबिक इंस्टाग्राम पर इस पेज को करीब 60 लाख लोग फॉलो कर रहे हैं। मित्रों, इस अभियान का उद्देश्य सरकारी नौकरियों और शिक्षा में जातिगत आरक्षण हटाकर मेरिट और आर्थिक जरूरतों को प्राथमिकता देना है। इसके लिए RHA ने 5 प्रमुख मांगे रखी हैं। सभी के लिए समान अवसर की गारंटी हो, चयन केवल योग्यता यानी मेरिट के आधार पर हो, आर्थिक रूप से कमजोर सभी वर्गों की मदद की जाए, आरक्षण नीतियों की समय समय पर निष्पक्ष समीक्षा हो और जाति आधारित राजनीति बंद हो, क्योंकि राष्ट्र पहले है। अपनी मांगों को लोगों को बीच ले जाने के लिए, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए अब इस आंदोलन की वेबसाइट बनाने की तैयारियां भी की जा रही है। ऑनलाइन मेंबरशिप और डिजिटल नेटवर्किंग के लोगों को जोड़ने की तैयारी हो रही है। मित्रों, RHA ने अपने अभियान के पीछे की वजह भी बताई है। इसने आंदोलन शुरू करने का पहला कारण बताया है कि आरक्षण से मेहनती और योग्य लोगों के साथ अन्याय होता है। दूसरी वजह देश की प्रगति में रुकावट बताई है। RHA के मुताबिक योग्य लोगों को मौका नहीं मिलने से देश का विकास प्रभावित होता है। इनका यह भी कहना है कि आरक्षण से जातिवाद को बढ़ावा मिलता है, इससे भेदभाव बढ़ता है और लोगों की एकता कमजोर होती है। और RHA की यह भी दलील है कि कम मेरिट पर एडमिशन से शिक्षा की गुणवत्ता पर असर पड़ता है। रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन का यह भी आरोप है कि राजनीतिक पार्टियां आरक्षण के मुद्दे पर संसद में बात करने से डरती हैं, इसीलिए उन्होंने इंटरनेट पर यह मुद्दा उठाया। मित्रों, भारत में आरक्षण के खिलाफ विरोध प्रदर्शन पहली बार नहीं हो रहे हैं। 1990 में मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने के खिलाफ देश में जगह जगह प्रदर्शन हुए। यूनिवर्सिटीज में बड़े पैमाने पर चक्का जाम, हड़ताल और आंदोलन हुए। इस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र राजीव गोस्वामी ने आत्मदाह का प्रयास किया, जिसके बाद प्रदर्शन और तेज हो गए। इसी तरह 2006 में शिक्षा संस्थानों में आरक्षण लागू करने के खिलाफ यूथ फॉर इक्वालिटी की अगुवाई में छात्रों ने कई हफ्तों तक आंदोलन किया। लेकिन आरक्षण के खिलाफ यह अलग तरीके का आंदोलन है, क्योंकि इसकी शुरुआत सोशल मीडिया के जरिए हुई है। और हम जो कह रहे हैं, जब ये कॉकरोच जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा था, जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपनी एक पूरी की पूरी फॉलोइंग बनाई, उसी तरीके से इस आंदोलन की शुरुआत भी सोशल मीडिया से हुई है और बहुत तेजी से इनके फॉलोअर बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस दौरान जो हम बात कर रहे हैं, कई तरीके की चीज़ें हैं जो हमें देखने को मिल रही है। लेकिन अब RHA कॉकरोच जनता पार्टी की तरह दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने की योजना भी बना रहा है। RHA आरक्षण के हटाने की मांग कर रहा है, लेकिन राजनीतिक दल उनकी इस मांग के साथ बिल्कुल भी नहीं खड़े हैं, ना तो पक्ष के और ना ही विपक्ष के। मुहिम चलाने वाले जो है ना, ये दलित विरोधी हैं। ये देश में गरीब लोगों को कुचलना चाहते हैं, लेकिन आप आरक्षण खत्म नहीं कर सकते। सरकार को ऐसे लोगों पर लगाम लगाना चाहिए जो आरक्षण के विरोध में बोलते हैं। देश में बाबा अंबेडकर साहब ने जो संविधान लिखा है, पिछड़ों को और दलितों को कुछ नहीं हो सकता। हमारे देश के गृह मंत्री कह चुके, देश के प्रधानमंत्री कह चुके, झूठ परोसना बंद करो, धोखा देना लोगों को बंद करो, गुमराह करना बंद करो। किसी की ताकत और हैसियत नहीं है आरक्षण को कोई टच भी कर दे। मित्रों, भारत में आंदोलनों का एक लंबा इतिहास रहा है। भारत की धरती पर जन आंदोलनों ने हमेशा व्यवस्था को चुनौती दी है, शासकों को झुकाया है और समाज को एक नई दिशा दी है।
चाहे वो स्वतंत्रता से पहले का दौर हो या आजादी के बाद का। आंदोलनों के जरिए जनता की आवाज उठती रही है। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन के जरिए लोगों में राष्ट्रवाद की अलख जगाई और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों की विदाई सुनिश्चित की। आजादी के बाद 1974 में जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति आंदोलन चलाया, जिसकी वजह से सत्ता में बदलाव आया। 2011 में भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना आंदोलन ने भी राजनीति की दिशा बदल दी। राजनीति के अलावा पर्यावरण, सामाजिक सुधार, शिक्षा, भाषा, संस्कृति और महिला अधिकारों के लिए भी आंदोलन चलते रहते हैं। आंदोलन और धरना प्रदर्शनों के मामले में भारत दुनिया में सबसे आगे है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2025 में भारत में 20,600 विरोध प्रदर्शन हुए, यानी हर महीने 1700 से ज्यादा और हर दिन 56 आंदोलन हुए। इसे नोट कर लीजिएगा, हर महीने 1717, इस हिसाब से हर रोज 56 प्रदर्शन। हमारे देश में हर दिन 50 से ज्यादा आंदोलन होते हैं। 2020 से 2024 के बीच दक्षिण एशिया के कुल आंदोलनों में भारत की हिस्सेदारी, इसे भी नोट करके रखिएगा, जो दक्षिण एशिया में 2020 से 24 के बीच में आंदोलन हुए, उसमें भारत की हिस्सेदारी 54% से बढ़कर 65% तक पहुंच गई। यानी दक्षिण एशिया के हर 3 में से 2 प्रदर्शन भारत में हुए। इसीलिए हमने कहा भारत एक आंदोलन प्रधान देश जरूर है, लेकिन अराजक नहीं है। आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं, उस वक्त भी मध्य प्रदेश में एक आंदोलन हो रहा है। यह किसानों का आंदोलन है जो नर्मदापुरम से भोपाल तक मार्च करते हुए पहुंचे। अब ये मुख्यमंत्री आवास की तरफ कूच करना चाहते हैं, लेकिन पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए कई जगह बैरिकेडिंग की। सड़कें बंद होने से भोपाल के लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन किसानों की 3 प्रमुख मांगे हैं। पहली मांग है प्रदेश में मूंग की 100% सरकारी खरीद की गारंटी मिले। दूसरी मांग है खाद वितरण के लिए लागू ई टोकन व्यवस्था को तत्काल समाप्त किया जाए। और तीसरी मांग है किसानों से जुड़े लंबित मुद्दों पर तुरंत फैसला लिया जाए। किसानों का कहना है कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उन्हें उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा है, इसीलिए मजबूर होकर उन्हें आंदोलन पर उतारू होना पड़ा है। सरकार और किसानों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन उनमें कोई समाधान नहीं निकल पाया। जो सरकार 25% जो मूंग ले रही है, वो जितना हमारा उत्पादन हुआ 100% हमारी मूंग पूरी खरीदना चाहिए। हमने यज्ञ किया और इससे सरकार को सद्बुद्धि प्राप्त होगी कि किसान की मांग पूरी करे और 100% मूंग खरीदी करे। ये लड़ाई 1 दिन की, 4 दिन की, 10 दिन की नहीं है। अगर सरकार 1 महीना नहीं मानेगी तो किसान 1 महीना इसी सड़क पर बैठा रहेगा। हमारी मूंग 100% खरीदी हो, यही हमारी मांग है। डीएनए मित्रों, जो भी लोकतांत्रिक देश है वहां आंदोलन और प्रदर्शन होना आम बात है। यही वजह है कि भारत के अलावा दुनिया के अलग अलग देशों में भी प्रदर्शन होते रहते हैं। 2024 की बात करें तो दुनिया भर में करीब 1,53,000 प्रदर्शन हुए। प्रदर्शन के मामले में अमेरिका भारत के बाद दूसरे नंबर पर है। वहां 2024 में करीब 10,500 प्रदर्शन हुए। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत से तो वहां प्रदर्शन और बढ़ गए हैं। जनवरी 2025 के बाद यानी पिछले 1.5 साल के दौरान अमेरिका में करीब 23,000 से ज्यादा राजनीतिक प्रदर्शन हो चुके हैं। मार्च 2026 का नो किंग्स प्रदर्शन अमेरिकी इतिहास का सबसे बड़ा एक दिवसीय आंदोलन बना। इसमें 3,300 से ज्यादा जगहों पर 80 लाख लोग शामिल हुए। वहीं किसी एक मुद्दे पर प्रदर्शन की बात करें तो दुनिया में फिलिस्तीन के समर्थन में सबसे ज्यादा आंदोलन हुए। अक्टूबर 2023 से अब तक फिलिस्तीन के समर्थन में 51,000 से ज्यादा आंदोलन हुए हैं और यह सिलसिला अभी भी जारी है। अपने अधिकारों के लिए जनता का प्रदर्शन करना उस देश में लोकतंत्र के मजबूत होने का संकेत है। आंदोलन केवल उन देशों में नहीं होते जहां लोकतंत्र नहीं है, जैसे उत्तर कोरिया और चीन जैसे देश। भारत में भी लोगों को शांतिपूर्ण प्रदर्शन की गारंटी संविधान में मिली हुई है और लोग समय समय पर इसका इस्तेमाल भी करते रहते हैं। जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद एक तरफ जहां रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन शुरू होने वाला है, वहीं दूसरी तरफ E20 जनता पार्टी की शुरुआत हुई है। ये पार्टी पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने के खिलाफ आंदोलन के पक्ष में है। उधर जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने
5 अगस्त को अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए आंदोलन का ऐलान कर दिया है। यानी आंदोलन की बहती गंगा में अब हर कोई हाथ धोना चाहता है। जो सही मांग है उनके लिए आंदोलन में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन जिसमें देश का अहित है, देश विरोधी एजेंडा है, ऐसे आंदोलनों से हमें सावधान रहना होगा। हमारा मानना है कि व्यवस्था ऐसी हो कि लोगों को आंदोलन के लिए उतरना ही ना पड़े, आंदोलन की नौबत ही नहीं आनी चाहिए। अगर किसी की मांग जायज है तो वो आंदोलन से पहले ही पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन आंदोलन का मतलब अराजकता नहीं होनी चाहिए। ये देश व्यवस्था से चल रहा है। अगर लगातार आंदोलन का दौर शुरू हो गया तो व्यवस्था चरमरा जाएगी। ऐसा नहीं हो कि आंदोलन की वजह से विदेशी निवेशक भारत से दूर चले जाएं। मित्रों, IMF के एक अध्ययन के अनुसार सामाजिक अशांति की घटनाओं के बाद GDP में 1% की गिरावट आती है, और यह अध्ययन किसी एक देश का नहीं बल्कि 130 देशों का है। और भारत की GDP में 1% गिरावट का मतलब है 3,23,000 करोड़ रुपए का नुकसान। और इस नुकसान की स्थिति बिल्कुल नहीं बननी चाहिए, क्योंकि यह देश का सामूहिक नुकसान है। इसमें आपके हमारे सबके पैसों की बर्बादी है। मित्रों, हमारी नई पीढ़ी भी आंदोलन करना अब सीख गई है। जेन ज़ी के बाद जो आने वाली पीढ़ी है, जिसे हम जेन अल्फा के नाम से जानते हैं, उसने भी अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन का सहारा ले लिया। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के किशनपुर स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज में अपनी मांगों को लेकर बच्चों ने आंदोलन शुरू कर दिया। बिजली, पानी और दूसरी बुनियादी सुविधाओं की बदहाली का आरोप लगाकर बच्चे इंटर कॉलेज के मेन गेट पर धरने पर बैठ गए। करीब 4 घंटे तक चले इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्र हाथों में तिरंगा, बैनर और तस्वीरें लेकर अपनी मांगों के समर्थन में नारेबाजी करते रहे। इनमें से कुछ छात्र दिल्ली के जंतर मंतर पर CJP के प्रदर्शन में भी शामिल हुए थे। बाद में शिक्षा विभाग ने छात्रों की 8 में से 7 प्रमुख मांगों को मान लिया। इसके बाद ये प्रदर्शन खत्म हुआ। अब हर क्लास में 4-4 पंखे लगाए जाएंगे, पीने के स्वच्छ पानी की व्यवस्था होगी, स्कूल में पर्याप्त फर्नीचर होंगे, मिड डे मील की क्वालिटी सुधारी जाएगी, साथ ही साफ सफाई होगी। सोचिए, ये मांगे तो बिना आंदोलन के पूरी हो जानी चाहिए थी, लेकिन इसके लिए भी छात्रों को आंदोलन करने पर मजबूर होना पड़ा। लेकिन ये सोचने वाली बात है, ये हमारे देश का भविष्य है। जेन ज़ी तो ठीक है, अब आ चुके हो, वो संभालने वाले हैं भविष्य को, लेकिन ये तो उसके बाद की पीढ़ी है। अगर इन्हें भी इस तरीके से इनकी सोच में ये बात आ गई कि हमें हर काम के लिए आंदोलन करना है, तख्ती लेकर के बाहर निकल जाना है, तो संकट की स्थिति है। क्योंकि इसी पीढ़ी को देश की व्यवस्था भी संभालनी है आगे चलते हैं, और व्यवस्थाएं आंदोलन से नहीं संभल सकती। हाँ, आंदोलन व्यवस्थाओं को सचेत और जागरूक जरूर कर सकता है। मित्रों, यहां आपको एक और आंकड़ा जानना चाहिए। हर साल देश में सांसदों को विकास के लिए जो फंड मिलता है, उसमें से एक बड़ा हिस्सा खर्च नहीं हो पाता। अब हम क्यों बता रहे हैं आपको? इस वजह से बता रहे हैं कि ज्यादातर जगहों पर लोगों को, जैसे इन बच्चों को आंदोलन जो करना पड़ा, वो क्यों करना पड़ा? 2015 से 2020 के बीच हर साल औसतन 4,800 करोड़ रुपए से लेकर 5,300 करोड़ रुपए का फंड खर्च ही नहीं हो पाया। सोचिए, फंड में पैसा आया हुआ है लेकिन खर्च नहीं हो रहा है। दूसरी तरफ छात्रों को बुनियादी चीजों के लिए आंदोलन करना पड़ता है। अगर सांसद निधि का पैसा इन कामों में खर्च हो तो लोगों को कई छोटे मोटे मुद्दों के लिए सड़क पर नहीं उतरना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो सांसदों का पैसा है, ये सिर्फ सत्ता पक्ष या विपक्ष का नहीं है, ये इन सब का मिलकर के है। चाहे सत्ता में बैठे लोग हों, चाहे विपक्ष में बैठे लोग हों, ये इन सभी के जो सांसद हैं, उनसे जुड़े हुए आंकड़े एक साथ हम आपको बता रहे हैं। जो व्यवस्था संसद और संविधान से चलनी चाहिए, उसे सड़क से चलाने की कोशिशें हो रही हैं। हालांकि दुनिया के सबसे विशाल लोकतंत्र में ऐसा संभव नहीं है। यहाँ जो होगा वो संसद से ही होगा, संविधान के मुताबिक होगा, वही हो भी रहा है।